Happy evening to all of you guys. This is Akash sir from English Talk Academy. How are you everybody? I hope so. सभी लोग अच्छे होंगे और सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा. Guys, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे. I am very glad to tell you about this one कि मेरा सब्सक्राइबर्स का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है. Just because of you, all of you. सपोर्ट करते रहिए. अच्छा लगता है जब कोई सपोर्ट करता है, वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करता है. Let's not waste our time. Let's come to the point. Guys, today we are going to discuss about future. What the mean is कि जब हम फ्यूचर की बातें करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे सपने देखने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का प्लान बनाना चाहिए. The whole thing is that हम हमेशा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे लाइफ में अभी तक नहीं हुआ है. वो चाहे 5 मिनट बाद हो या 500 साल की बाद की बात हो. But the meaning is that we are going to discuss about only future, which is not related to our present, which is not related to our past, but it is about the future only. Okay? Let's talk about it. Future indefinite tense or future simple tense. Guys, the word is that indefinite मतलब कि अनिश्चित. अनिश्चित चीजों को बताता है. फ्यूचर में ये हम कोई डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कोई वो काम को ये निश्चित कर रहा है. मीन्स दैट ये सिंपल है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग. ओके, इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं. गाइस, दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये थोड़ा सा बुक से अलग होगा. आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स व्हिच यू डोंट नो अबाउट दैट. उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा. एंड यू मे बी शॉक हो जाएंगे इस चीज को जान करके कि ऐसा भी क्या होता है फ्यूचर में. तो उसी चीज के बारे में डिस्कस करना है. सब्जेक्ट शैल, विल प्लस एक्शन. एज यू ऑल नो अबाउट द एक्शन कि एक्शन का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ करके इसको बनाते हैं हम. ओके, आइए बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट टू दिस थिंग्स, शैल और विल. शैल और विल ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है. बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब यू इन दिस सेशन शैल जस्ट बिकॉज ऑफ शैल को हटा दिया गया है. यूं कह लो कि ये विलुप्त हो चुका है. आजकल मार्केट में इसका यूज बहुत कम होता है. लोग इससे अवेयर तो हैं बट इसके बारे में सभी को पूरी तरह से जानकारी नहीं है. चलिए आते हैं उसके बारे में क्या जानकारी कुछ नया है. बुक में हमें शैल और विल का बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है. बट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट. कुछ अलग बताऊंगा मैं. यहाँ पे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कुछ क्या सिर्फ एक ही है जिसको जानना है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला वो चाहे 2 मिनट पहले हो या फिर 200 साल बाद हो, डजंट मैटर. ओके, लेट्स गो. सो गाइस, लेट्स गो बैक टू आवर सेंटेंसेस. कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसको फॉलो करते हैं हम. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या नया है इसमें जानने को. गाइस, अभी तक हमें यह बताया गया है शैल और विल का अलग अलग यूज होता है. बट दिस इज नॉट लाइक दैट. क्या ये ऐसा नहीं है? शैल और विल का हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग यूज होता है. शैल के जगह पे हम विल का यूज कर सकते हैं, इतना आप कंफर्म रहो. वो कैसे? लेकिन ये सही भी नहीं कह सकते आप कि हमेशा शैल के जगह पे विल का यूज करेंगे. कई जगहों पे शैल ही आए तो ही बेहतर है. ठीक है, वो कौन सी जगह है मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में. बट आप इतना क्लियर रहो, अभी तक आपको बुक में ये बताया गया था कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है. ठीक है, मींस दैट आई और वी के साथ किसका यूज होगा? शैल का. बट ऐसा नहीं है, आप आई और वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं. इसमें कोई गलत नहीं है. ठीक है, ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि हम विल का यूज करें तो शैल का यूज नहीं कर सकते. दिस इज नॉट लाइक दैट. फर्क इतना है कि दिस इज आवर मॉडर्न ग्रामर. ठीक है, ये मॉडर्न ग्रामर में दिया गया है. शैल का यूज को हटा करके विल को वहां पे पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले. अच्छा, प्ले और गो मैंने यहाँ पे 2 वर्ब लिखा हुआ है. एक रेगुलर वर्ब है और एक इररेगुलर वर्ब है. ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं, रेगुलर या इररेगुलर. ऐसा जब होता है कहीं पे आईएनजी की बात आती है तब करके ऐसा इररेगुलर और रेगुलर का हमें ध्यान रखना होता है. ठीक है, जब थर्ड फॉर्म वगैरह की बात करते हैं तब. बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे रेगुलर और इररेगुलर का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. मेरा कहने का मतलब है आई विल प्ले, आई विल गो.
ये बोल सकते हैं आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई शैल गो भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम ऐसा कहां पे, शैल ऐसा कौन सी जगह है जहां पे हम इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हम सिर्फ शैल का ही यूज करेंगे। वेयर, पहले तो ये शैल नहीं है, इट्स शैल, ओके, तलाबे शैल, ओके। I will go there. I will play cricket. She will come at my house. She will teach English. My brother will help you. My father will come at my house. My mother will go to temple. ऐसा करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। But in the negative sentence आप will not को कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्शन बना करके क्या कर सकते हैं आप, want। will not को क्या लिख सकते हैं आप, want। मैं यहां पे लिख रहा हूं will not becomes want। क्यों? जब आप will not को एक साथ लिखते हैं तो want। फॉर एग्जाम्पल I will not play, यहां पे आप ऐसे बोल सकते हैं I won't play, ओके। बट ये इनफॉर्मल यूज है, अनौपचारिक। आप ऑफिस में अपने प्रिंसिपल से या फिर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर किसी बिजनेसमैन से डील करते हैं, इन दैट केस आप वांट का यूज ना करें तो बेहतर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज एन इनफॉर्मल यूज। अगर ये फॉर्मल होता तो मैं बता देता आपको पहले ही, ठीक है। अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो विल नॉट ही लिखें, वांट ना लिखें, ओके। आई बात समझ? चलिए, यू वॉन्ट प्ले, they will not go, he will not come at my house, I will not spray the antidote in my street। ऐसा करके कुछ सेंटेंस बनाएं आप खुद से। और देखें एक चीज और यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जब आप रेगुलर और इरेगुलर को देखते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप रेगुलर वर्ब का यूज करें या फिर इरेगुलर वर्ब का यूज करें, आप किसी भी वर्ब का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा। गाइस यहाँ पे देखिए आप, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव या क्वेश्चन। जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका, जो कि यहाँ पे एक विल है, मैंने शैल को नहीं, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, शैल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस। शैल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी नहीं कह सकते कि शैल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। शैल का एक अहम रोल है, वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे विल से आप किसी के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। विल वी कम एट माई हाउस, विल वी प्ले टुगेदर, will you give me 5,000, will you help me, will your father allow you to go out late night, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, इन दैट केस अगर आपको आंसर देना है तो क्या होगा, यस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, सब्जेक्ट विल, नो सब्जेक्ट विल नॉट। अब यहां पे वांट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नो सब्जेक्ट वॉन्ट भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं नो आई विल नॉट के जगह पे नो आई वॉन्ट भी बोल सकते हैं। सेकंड थिंग, आई विल, या अगर सपोज कर लो यहाँ पे आई हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, आई। यस आई विल के लिए हम क्या ये लिख सकते हैं, आई। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको हम, ऐसा जोड़ सकते हैं दोनों को, नहीं। वाई? बिकॉज इसमें अगर आप यस आई नहीं बोल सकते, यस यूल नहीं बोल सकते, बोला ही नहीं जाता, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई फंडा नहीं है कि अब ये वजह से नहीं बोला जाता। बट आप यस में विल और सब्जेक्ट को जोड़ नहीं सकते। इन दैट केस अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो अगर यहां पे रहा विल नॉट को आप वॉन्ट लिख सकते हैं। विल नॉट को क्या लिखेंगे आप, वॉन्ट। ये वांट नहीं है, इसे वांट ना बोले, इट्स वांट। क्या, वांट, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस लेट्स कम टू द एडवांस राइट नाउ, जिसके लिए हम इतने देर से इंतजार कर रहे थे। जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैंने वो दे दिया, उस पर आप सेंटेंस बनाए। बट चलिए हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ अनप्लान्ड और प्लान्ड, मतलब जिसका प्लानिंग किया गया हो और जिसका प्लानिंग नहीं किया गया।
गाइज ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, फ्यूचर के लिए स्पेशली। ये कहना बिल्कुल गलत होता है, जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, लग गए, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि हम ऐसे भी कह देते हैं कभी कभी कि अगले हफ्ते में अपने मामा के घर पे जा रहा हूं, लास्ट में रहा है लगा है, जो कि बिल्कुल ही फ्यूचर को बता रहा है, बट बुक में ऐसा नहीं दिया गया है। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे अनप्लान्ड लिखा हुआ है, जिसके लिए हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया हो, सडनली कोई चीज मेरे सामने आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझना, आप कोई मीटिंग में बैठे हुए हो, आपके घर से कॉल आया, बेटा आपको ना मम्मी बुलाई है, तुम अभी आओ। पूछा आपने क्यों? मामा के घर पे जाना है। तो तुम मामा के घर पे जा रहे हो ना, यहाँ पे आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, बट मम्मी का ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि आपको मामा के घर पे जाना ही है, तो आपने को कहा कि ओके ठीक है मैं चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? वहां पे आप विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, विल का यूज कर सकते हैं। इन दैट केस अगर आप कहीं पे फुटबॉल खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त बोला भाई फुटबॉल नहीं क्रिकेट खेलते हैं, खेल तो रहे थे फुटबॉल, बट सडनली आपके पास एक सिचुएशन आया जिसकी वजह से फुटबॉल बंद करना पड़ा और आपको क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलोगे ना? विल यू प्ले क्रिकेट और नॉट, और कुड यू प्लीज प्ले क्रिकेट विद अस, ऐसा करके क्वेश्चन किया गया था। आपने बोला कि ओके आई विल प्ले क्रिकेट। अगर आपसे ये कहा गया कुड यू प्लीज प्ले क्रिकेट विद अस, बिकॉज देयर इज अ वन प्लेयर व्हिच इज हु इज मिसिंग राइट नाउ, एक प्लेयर है जो कि मिस कर रहा है, अभी मिसिंग है, सो विल यू प्ले क्रिकेट विद अस। आपने कहा ओके लेट्स प्ले। ये आपने कोई प्लानिंग नहीं किया था कि आपको क्रिकेट खेलना है, बट आपको वहां पे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि देयर वाज नो प्लानिंग, देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ सिचुएशन जिसमें आपको क्रिकेट खेलना था, बट आप खेल रहे हो, क्योंकि ये इससे यही पता चल रहा है कि आपका ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं? विल का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि विल फॉर्मल यूज है। अब इसको एक प्लानिंग के तौर पे जिसमें प्लानिंग नहीं किया गया उस तौर पे भी विल का यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे सिचुएशन है विल यू प्ले टुमारोज मैच, क्या आप कल का मैच खेलेंगे? आपने इसमें अगर प्लानिंग नहीं किया हो, इन दैट केस आप ये कह सकते हैं यस आई विल प्ले टुमारो। गाइस यहाँ पे विल नहीं कुड लिखा हुआ, कुड यू प्ले टुमारोज मैच। कुड का इस्तेमाल जब किसी को हम हम्बल रिक्वेस्ट देते हैं, ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, इन दैट केस कुड का यूज भी होता है। ये फ्यूचर में बात हो रहा है, बट फ्यूचर में भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है कई बार। ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट इट, इट्स क्वाइट हायर लेवल टेंस। सेकंड वन इज कुड यू गिव मी 5,000 नेक्स्ट वीक, क्या आप अगले हफ्ते मुझे 5,000 रुपए देंगे या दे सकते हैं? आपने कहा सॉरी आई वोंट बी एबल टू गिव यू 5,000 दैट मनी, मतलब कि मैं उतना देने के कैपेसिटी में एबल नहीं हूंगा, सक्षम नहीं हूंगा, मैं 5,000 रुपए आपको नहीं दे पाऊंगा। आई वोंट बी एबल, अगर यहाँ पे मैं आईएनजी भी पुट कर देता हूं, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। अगर मैं ऐसा बोलूं आई विल नॉट गिव यू 5,000, अगर मैंने आई वोंट बी एबल इसको निग्लेक्ट करता हूं तो आप कंफ्यूज ना हो। आई विल नॉट क्या हो जाएगा? आई विल नॉट गिव यू 5,000। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए प्लान की बातें करते हैं। कोई चीज प्लानिंग किया गया हो पहले से, कोई चीज अगर पहले से प्लानिंग किया गया हो उसको समझते हैं। सपोज कर लो आज आप यहां पे हो, या 10 दिन पहले आपने एक प्लान बनाया कि मैं 20 तारीख को ना, जो जनवरी में 20 है, उस दिन मैं क्रिकेट खेलूंगा, वो भी MS धोनी, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी के साथ। आपने ऐसा प्लान किया जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज वेल नोन पर्सन फॉर यू, तो आपने उनके साथ एक प्लान किया। इन दैट केस आप ये कह सकते हैं अपने, अब तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रिकेट खेलना है, इट्स वेरी ह्यूज थिंग इटसेल्फ, बहुत बड़ी बात है खुद में ही। तो आप उसमें ये कह सकते हो, अपने दोस्तों के पास जाकर के खुश हो सकते हैं कि गाइस
आई एम गोइंग टू प्ले मैच विद महेंद्र सिंह धोनी। आपने ऐसा कहा खुश होकर के। और जब हम बच्चे थे तो हम एक प्लानिंग बनाते थे कि हमें मामा घर पे जाना है, बहुत सारे मिठाइयाँ लेकर के जाएंगे, अच्छे अच्छे नए नए लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएंगे वहाँ पे। एक पहले से ही बहुत सारी इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता था। इन दैट केस हमने बहुत सारी प्लानिंग पहले से ही कर ली। हालांकि अभी मामा घर पे पहुंचे नहीं, लेकिन हम ये सोच लेते थे कि मामा के साथ मार्केट जाएंगे, मामा के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बहुत सारी बातें होती थी। हम क्या करते थे, प्लानिंग तो पहले ही कर लिया ना गाइस। इन दैट केस आप गोइंग टू जो कि एक फ्रेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? गोइंग टू। आई एम गोइंग टू, आई एम, शी इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू। ध्यान रखें, ये सिर्फ दिमाग का कमाल है। आप इसको ऐसा स्ट्रक्चर पे नहीं बनाएंगे, बट अगर स्ट्रक्चर पे भी बनाना चाहते हैं तो अगर लिख करके छोड़ देते हो उसको डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे उसमें जो आपको फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते मामा घर पे जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू मामाज हाउस नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू मामाज हाउस नेक्स्ट वीक। आपने ये कहा कि मैं अगले हफ्ते कहाँ जा रहा हूं? मामा के घर पे जा रहा हूं। आपने ये भी कहा आई एम गोइंग टू हिट यू इन द अपकमिंग बैटल, जो कि अपकमिंग बैटल है, जो कि मैच या फिर किसी प्रकार का कंपटीशन होगा, उसमें मैं तुम्हें हिट करने वाला हूं, बहुत ही बुरी तरीके से हराने वाला है, पीटने वाला हूं, या बीट यू या हिट यू, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। इन दैट केस कुछ और भी ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं। आपने बोला कोई आपका फ्रेंड है जिसमें आपकी उस फ्रेंड की शादी हो रही है, उसमें आप ये कह सकते हैं आई एम अटेंडिंग योर मैरिज पार्टी। आई एम अटेंडिंग योर मैरिज पार्टी, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूं आपको, या तो आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल करें या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट उसमें एक ऐसा वर्ड होगा जो कि फ्यूचर को शो कर रहा होगा। चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मीन्स आने वाला महीना, अगले महीने में मैं कहा जा रहा हूँ? गोइंग टू मुंबई। आप मुंबई जा रहे हैं किसी पिकनिक के लिए या फिर मिलने के लिए, हो सकता है अमिताभ बच्चन साहब आपका इंतजार कर रहे हो, वहां पे आप मिलने जा रहे हो उनसे, ठीक है, बट ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, सो वी कैन नॉट से लाइक दैट। शी इज preparing food, she is preparing for dance on my upcoming birthday। upcoming birthday जो कि आपका फ्यूचर शो कर रहा है गाइस, अपकमिंग यानी कि आने वाला बर्थडे आपका फ्यूचर शो कर रहा है। यहाँ पे आपने बोला शी इज प्रिपेयरिंग फॉर डांस ऑन माई अपकमिंग बर्थडे, मतलब कि वो मेरे आने वाले बर्थडे पे क्या कर रही है? किसकी तैयारी कर रही है? डांस की तैयारी कर रही है। मेरे आने वाले बर्थडे पे वो डांस की तैयारी कर रही है। आर यू गोइंग टू मनाली यस्टरडे? यस्टरडे जो कि आपका फ्यूचर शो कर रहा है गाइस। यहाँ पे आपने बोला आर यू गोइंग टू मनाली यस्टरडे, आपने क्या किया? यस आई एम, नो आई एम नॉट। गाइस यस आई विल और नो आई विल नॉट का कहां पे कंडीशन होगा, इस चीज को समझना। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अनप्लान्ड, जब प्लान नहीं किया आपने, आपका दोस्त आपसे पूछा कि क्या तुम मनाली जा रहे हो, तो आपने बोला मैंने अभी तक नहीं सोचा, तो तुम्हें चलना ही है। मीन्स दैट आई एम योर बेस्टी, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। इन दैट केस आप कह सकते हैं ओके आई विल कम, ओके आई विल कम, नो आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आ सकता। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे यस्टरडे नहीं होगा, टुमारो होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके गाइस टुमारो, यस्टरडे जो बीत गया कल और टुमारो जो आने वाला कल है। सो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं आर यू गोइंग टू मनाली टुमारो। अगर आप क्या तुम मनाली जा रहे हो कल, क्या तुम कल मनाली जा रहे हो, तो अगर हाँ तो यस आई एम, अगर ना तो नो आई एम नॉट। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब, कंडीशन का मतलब होता है गाइस कोई भी शर्त, कोई भी कंडीशन कहते हैं ना कि ये एक शर्त है, एक कंडीशन है, तो अवस्था कह लो। आई डोंट नो अबाउट वेरी मच अबाउट हिंदी ऑफ दिस वर्ड, बट कंडीशन यानी कि एक शर्त टाइप कुछ, ठीक है। इफ यू हेल्प मी
ही विल हेल्प यू। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर तुम किसी काम को करने के लिए दूसरा काम को करना, फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तुम अगर मेरे बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें केक दूंगा, या फिर ये कह लो कि अगर मम्मी मुझे पैसे देगी तो मैं मार्केट जाऊंगा। कुछ कंडीशन यानी कि पहला काम दूसरे पे डिपेंडेंट होता है या फिर दूसरा काम पहले पे डिपेंडेंट होता है। सो इस टाइप के सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैसे ही चीज में हम विल का यूज देखते हैं। यहां हमारा विल है गाइस और यहाँ पे इफ है। ठीक, पहले तो इफ और विल के बारे में समझो। इफ वाले पोर्शन में कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ वाले पोर्शन में विल का यूज नहीं होता है। यहाँ पे कॉमा है गाइस सेंटेंस में, देख लें आप। यहाँ पे कह रहा है इफ यू हेल्प मी, सॉरी हेल्प हिम, ही विल कम टू यू। कहने का मतलब है कि अगर तुम उसका सहायता करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, अगर तुम उसका सहायता करोगे तो तुम्हारे पास आएगा। फिर ऐसे कर लो इसको, अगर तुम उसका अगर वो तुम्हारे पास आएगा कब, जब आप उसका सहायता करोगे। दोनों तरफ से मीनिंग सेम ही आ रहा है। सेकंड वन इज व्हेन इट रेन्स द प्लांट विल ग्रो। देखो पहले वाले पोर्शन में फिर से विल नहीं आया, विल रिजल्ट में आएगा। विल जो है आपका वो रिजल्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो द प्लांट विल ग्रो, पौधा कब उगेगा, जब बारिश होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये काम है, ये रिजल्ट है, बारिश होने के बाद पौधा उग रहा है। ये जो है पहला सेंटेंस इफ यू हेल्प हिम, अगर तुम उसका सहायता करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि वो आपके घर पे आएगा। तो रिजल्ट वाले पोर्शन में विल का यूज करेंगे। ठीक है, इफ ऐसा नहीं कि व्हेन इट विल रेन्स द प्लांट ग्रो, ऐसा नहीं कर देना। ठीक है, सेकंड वन इज प्लान एंड फॉर्मल। जो चीज प्लान किया गया हो और वो फॉर्मल भी हो यानी कि औपचारिक भी हो। देखते हैं क्या है, द प्रिंसिपल विल अटेंड द टुमारोज मीटिंग। देखिए प्रिंसिपल है ना, जो सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल है, जो ये प्रिंसिपल सर जो है, ये आप इनसे ये नहीं कह सकते और प्रिंसिपल भाई कैसे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपके लिए वो एक ऑनरेबल, ही इज द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि पूरा कंट्रोल उनके अंदर है। तो आप उनसे ऐसा फॉर्मल तरीके, इनफॉर्मल तरीके से नहीं बात कर सकते। हाँ, उनका लड़का उनसे बात करता है बट नॉट इन द कॉलेज और स्कूल। स्कूल में आप अपने प्रिंसिपल से ऐसा थोड़ी करते हैं, और सर कैसा, ठीक ठाक सब, ऐसा नहीं करते आप ना। आप यही तो कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, क्या सब कुछ ठीक है, ऐसे करके ही बात करते हैं। आप ऐसा तो नहीं कि कंधे पे हाथ रख के चल देते हैं प्रिंसिपल सर के, तो वो इनफॉर्मल तरीका हो गया। बट फॉर्मल वे में अगर आप प्रिंसिपल सर की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल सर के लिए विल का यूज करें, ऐसा नहीं द प्रिंसिपल इज गोइंग टू अटेंड द टुमारोज मीटिंग, ऐसा नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो सेंटेंस तो गलत नहीं होगा सिस्टमेटिकली अगर बात किया जाए तो, बट द सेंस उसका गलत आएगा क्योंकि वो इनफॉर्मल यूज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन इज अनप्लान्ड एंड इनफॉर्मल। अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है जिसका प्लानिंग भी नहीं किया गया और इनफॉर्मल यूज भी है, बट दिस ऑल सेंटेंसेस आर इन द फ्यूचर। सभी सेंटेंस कहां पे है, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट ओनली। ओके, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। ठीक है, अनप्लान्ड और फॉर्मल। आई एम टू प्लेइंग सॉरी आई एम गोइंग टू प्ले द गेम टुमारो। आई एम गोइंग टू प्ले द गेम टुमारो, मैं क्या टुमारो गेम खेल रहा हूं, कल मैं गेम खेल रहा हूं। ठीक है, मतलब खेलने वाला हूं, ऐसा करके। ठीक, आई एम प्लेइंग द गेम टुमारो, आई एम प्लेइंग द गेम। देखिए यहाँ पे गोइंग टू मैंने जो बताया था आपको एक फ्रेज की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, एक वर्ड है, इसको गोइंग टू पूरा वर्ड मान लो आप, एक फ्रेज है ये। ठीक, और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है एम प्लस आई एन जी। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक वर्ब, ये भी अगर वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूप में देखते हो तो ये यहाँ पे भी एक वर्ब आ जाएगा और यहाँ पे भी एक वर्ब आ जाएगा। तो ये ऐसा कंफ्यूज ना हो आप, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। ये आपके पास गोइंग टू है जो एक फ्रेज है। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है, जो कि डिनोट करता है फ्यूचर को। फ्यूचर के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, नोट में देखें, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दिया है लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको। कंट्रैक्शन का यूज नहीं किया जाएगा जब वह ज्यादा ऑफिशियल और फॉर्मल हो। ठीक है, कंट्रैक्शन मतलब मैंने बताया था ना
कि विल नॉट, आई विल को अगर मैं बनाता हूं जोड़ करके तो आई बन जाएगा, यू विल को बनाता हूं तो यूल बन जाएगा, दे विल को तो देल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन का यूज आप नहीं कर सकते जब वो ज्यादा ऑफिशियल हो या फॉर्मल हो। जब ज्यादा फॉर्मल हो, ज्यादा ऑफिशियल हो तो उसका यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लें इसका, द चेयरमैन विल टॉक टू द मैनेजर। जो चेयरमैन सर हैं वो किससे बात करेंगे? मैनेजर से बात करेंगे। इन द इवनिंग लिख लें आप यहाँ पे, जो कि आपका एक वर्ड है क्या, इन द इवनिंग। ठीक है, क्या है, चेयरमैन कब बात करेंगे मैनेजर से? शाम में। ठीक, सेकंड वन इज, वैसे आप इवनिंग भी नहीं लगाते तो भी ये फ्यूचर को बता रहा है, किससे पता चल जाएगा आपका? विल से पता चल जाएगा। ठीक है, द पीएम विल कम ऑन लाइव ऑन टीवी 8 PM। जो प्रधानमंत्री हो टीवी पे कब आएंगे लाइव में? 8 बजे आएंगे, जो कि एक फ्यूचर को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से सेंटेंसेस और रह गए हैं। चलिए गाइस, कुछ और भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज होता है। लेट मी टेल यू समथिंग। यहाँ पे देखो, हैज, हैव प्लस टू, इज एम आर प्लस टू, इज एम आर प्लस अबाउट टू, ये सारे इंफिनिटिव टू हैं। जो सभी के आगे टू लगा हुआ है, जो कि शो कर रहा है ये कि इंफिनिटिव टू के पार्ट्स हैं। इसके एग्जांपल्स देते हैं। इनके साथ भी कभी कभी फ्यूचर्स के बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर में जो चीजें होने वाली होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई हैव टू पे द फी टुमारो। देखिए यहाँ पे हैव टू लगा हुआ है गाइस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैव टू। कुछ उसी प्रकार से आप याद करो पास्ट परफेक्ट टेंस, कुछ उसी प्रकार से इसका भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज लग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव लग जाएगा। इसका वही उसी टाइप से यूज होगा। कैसे, यहाँ पे कुछ एक प्रकार से लग रहा है कि ये मजबूरी है, या फिर ये, इसे आप ये कह लो कि ये काम करना रह गया हो, कुछ काम करना बाकी रह गया हो तो उसको पूरा करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। फॉर, हाँ इसी को आप कह लो कि कुछ काम अगर बाकी रह गया हो कुछ करने के लिए, जैसे कि आपको कोई काम, मान लो बैंक गए और वहां से आपने कैश विड्रॉल करना भूल गए, तो घर पे आ गए, आपने कहा कि मुझे फिर से जाना है बैंक और आई हैव टू विड्रॉ द कैश, ये कह सकते हैं। ये फ्यूचर का ही है ना, ये सारा चीज सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे इमेजिन करते हो, कैसा सोचते हो, उसके ऊपर। आप यहाँ पे किसी इस सेंटेंस को देख करके ये नहीं पता चल रहा है कि, सॉरी सेकंड वाले सेंटेंस को देख करके ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या क्या है, मिक्सअप लग रहा है। यहाँ पे देख लो, ही इज टू कम टू द पटना, क्या है, इज भी लग गया है इसमें, ना तो आईएनजी है ना फ्यूचर का कोई सिंबल है, बट इट इज अबाउट द फ्यूचर। अगर मैं ये बोलूं आई हैव टू पे द फी टुमारो, मतलब मुझे फी भरना है कल, कल मुझे फी भरना है। अगर टुमारो की बात करूं तो इससे पता चल जा रहा है कि ये कल की बात की जा रहा है। बट सेकंड सेंटेंस कह रहा है ही इज टू कम टू पटना, मतलब कि उसे पटना आना है, उसे अभी पटना आना, मतलब कि उसका ये काम बाकी है। ठीक है, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्चर, ट्रेन खुलने वाली है। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ कि द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्चर। कोई एक ट्रेन है जो कि स्टेशन से खुलने वाली है, स्टेशन पे आप जाओगे तो ये अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि द ट्रेन विच इज स्टैंडिंग और विच इज इन द यार्ड अबाउट टू कम ऑन द स्टेशन और प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज अबाउट टू अपीयर इन द स्टेशन, सॉरी प्लेटफॉर्म, ऐसे करके कुछ होता है ना। तो ये सारे 3 सेंटेंस इसके एग्जांपल्स हैं। मैंने कम एग्जांपल दिया, आप खुद से बना ले इसको। सम एक्सप्रेशंस, मतलब कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज, आई इमेजिन, इन सब चीजों को समझना गाइस। अब सभी के आगे आई को मैंने क्यों यूज किया है, आप किसी और के माइंड से सोच सकते हो क्या? आप अपने माइंड से सोचोगे, आप यही बोलोगे आई थिंक। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यू थिंक, है ना, ही थिंक्स, ऐसा बोलना हालांकि ग्रामेटिकली सही है, बट थोड़ा सा सेंस मिला करके देखो ना कि वो सोचता है। अरे भाई, उसके सोच के बारे में आपको कैसे पता? आप तो अपने सोच के बारे में जान लो, यही बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे बोलेंगे आप आई थिंक इट विल रन और इट विल वर्क, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। मतलब कि कुछ एक कंप्यूटर है खराब सा पड़ा हुआ है, तो उसे आपने थोड़ा बहुत मैकेनिक को दिखाया, फिर वापस लाया, तो आपने बोला कि अब लगता है ये काम करेगा, मुझे तो लगता है कि ये काम कर जाएगा, है ना। इट विल वर्क, इट विल रन,
आई थिंक इट विल हेल्प यू। कुछ बुक है, आप किसी अपने फ्रेंड को दिए और बोले कि ये ले जाओ, शायद ये तुम्हारा हेल्प करे। आई थिंक इट विल हेल्प यू, और आई बिलीव इट विल हेल्प यू। मुझे विश्वास है कि ये तुम्हारा हेल्प करेगा, ये बुक तुम्हें पढ़ाई में, तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो आई बिलीव इट विल हेल्प यू, आई बिलीव इट विल हेल्प यू। ओके, दो बार इट नहीं है। आई डोंट बिलीव ही विल हेल्प यू। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लेन देन के मामलों में बहुत ही है उस टाइप का, तो आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा हेल्प कर सकता है ना। तो आपने वहां पे बोला आई डोंट बिलीव ही विल हेल्प यू। ओके, तो गाइस एक इंपॉर्टेंट रह गया शैल, उसके बारे में बस 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं। ओके, सो गाइस हियर इट इज। शैल के बारे में हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि शैल इज नॉट दैट मच नेसेसरी, ऐसा करके हम कुछ कह रहे हैं। बट शैल का एक अहम रोल है। जब किसी व्यक्ति से आप पोलाइट मैनर में, एक बहुत ही औपचारिक तरीके से, एक बहुत ही नरम दिल हो करके आप क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ज्यादातर तब होता है जब किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिल रहे हैं जहां से आपका कुछ इनकम होने वाला हो, जहां से आपका कोई फायदा होने वाला हो, तो वहां पे आप कुछ ज्यादा ही हम्बल हो जाते हैं, जहां ज्यादा ही मतलब पोलाइट हो जाते हैं। इन दैट केस जरूरी नहीं है कि फायदा हो तभी, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको आप हर्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए जब आप पोलाइट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक नरम होकर के उनसे एक प्रश्न करते हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूं, या फिर क्या आप मुझे एक फरारी दिला सकते हैं, ऐसा करके कुछ, है ना। शैल आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी फॉर यू। देखो ऑर्डर भी किया तो क्या, चाय का प्याली, बस तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। शैल आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक चाय मंगा सकता हूं। तो कौन मना करता है भाई, मंगा लो ना, है ना। तो वहां पे आप शैल का यूज करेंगे, ना कि विल का, ठीक है। क्यों शैल का यूज करेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर शोइंग योर रिस्पेक्ट, यू आर बीइंग हम्बल, यू आर बीइंग पोलाइट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। आप उस व्यक्ति के सामने बहुत ही हम्बल और पोलाइट हो रहे हैं, इसलिए आपने शैल का यूज किया। शैल वी डांस टुगेदर। सपोज करो आप किसी पार्टी में गए, वहां पे आपके पापा के फ्रेंड की कोई एक मेंबर है, वो अगर वो लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का आई, तो आपने कहा कि शैल वी डांस टुगेदर, क्या हम साथ डांस कर सकते हैं। आप अगर किसी से भी पूछते हो तो ऐसा थोड़ी ना कहोगे ओ भाई साहब इधर आओ तुम्हारे साथ डांस करना है, कॉलर पकड़ के कहो है नाचो मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकते आप यही कहेंगे कि हम डांस कर सकते हैं साथ में। इन दैट केस यू शुड स्टार्ट यूजिंग शैल। शैल के बारे में यही जानकारी है जो आपको लेना चाहिए था। और गाइस सेंटेंस सभी आपके पास आते हैं, बस आपका थोड़ा सा मेहनत में कमी रह रहा हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क, और बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, सारी चीजें आपको जानकारी हो जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।